no doubts that it's going to be a huge success. People have already started talking about IPL all over the world. दोस्तों 2008 में जब मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस खरीदी तब उन्होंने सिर्फ एक टीम नहीं, एक वर्ल्ड 11 खड़ी कर दी थी। सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, शॉन पुलक और यॉर्कर किंग मलिंगा के साथ मुंबई इंडियंस की लाइनअप को देखकर ही ऑपोजिशन के पसीने छूट जाते थे। ऊपर से ऋतिक रोशन के ग्लैमर ने मुंबई इंडियंस को नेशनल सेंसेशन बना दिया। ऋतिक, इंडियंस कौन होते हैं? इंडियंस वो होते हैं जिनके पैर धरती पर होते हैं और सर आसमान में। जैसे? वैसे। पर क्रिकेट की सबसे खास बात यह है कि इस गेम को सिर्फ कागज और ग्लैमर से नहीं खेला जाता। सीजन शुरू होते ही मुंबई इंडियंस का ब्लॉकबस्टर सेटअप डिजास्टर में बदल गया। पहले मलिंगा और सचिन इंजर हुए और फिर हरभजन सिंह के एक थप्पड़ ने पूरी टीम के मोराल को तोड़कर रख दिया। मैंने मजाक में भी नहीं सोचा था कि मुझे मारेंगे। In the biggest controversy of IPL 1, Sreesanth was slapped by Harbhajan Singh. Harbhajan was banned and Sreesanth was let off with a warning. अगले 5 सालों में मुंबई इंडियंस ने हर फॉर्मूला लगाया, पैसा पानी की तरह बहाया, दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को लाया और दुनिया के बेस्ट कोचेस को हायर किया। लेकिन फिर भी 5 सालों तक आईपीएल की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस कभी जीत नहीं पाई। लेकिन फिर आया 2013 का सीजन, जब मुंबई ने ऐसी चाल चली जिसने आईपीएल का इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि इस समय एंट्री होती है रिकी पॉन्टिंग की। Ricky Ponting is one of their heroes, 2-time World Cup winning captain, 3-time player. The highlight of coming to Mumbai obviously is we're always playing against Sachin, and I was always on the opposition team and now I'm on his team, so it'll be a bit more fun for me this time. दोस्तों रिकी पॉन्टिंग दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन और 3-time वर्ल्ड कप विनर थे। तो सबको लगा कि अब मुंबई की किस्मत चमकेगी, बट सरप्राइजिंगली इवन देन मुंबई केप्ट फेलिंग। जब 6 मैचेस के बाद मुंबई बाहर होने की कगार पर था, तब मुंबई इंडियंस ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। पॉन्टिंग ने स्टेप डाउन किया और एंट्री होती है रोहित शर्मा की। And he was the one who stood up and told that I'll be not playing this game. So this is the first time I'm leading Mumbai Indians. All those nervousness went off when I entered the field. और फिर मुंबई इंडियंस ने ऐसा कमबैक किया कि लोग देखते रह गए। अंडर रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस won 5 IPLs in the next 8 seasons to become the most successful franchise in IPL history. It's Mumbai Indians. Rohit Sharma, the young captain, has done it. They've managed to win their first IPL. Men in blue, the Mumbai Indians. पहला टाइटल मुंबई इंडियंस के नाम। And it is the Mumbai Indians who win. They finish with a win. They'll be happy with that. तो सवाल ये है कि रोहित शर्मा और उनकी टीम ने 2013 के बाद क्या स्ट्रैटेजी लगाया जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस became the most successful franchise in IPL history? दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों 2013 का सीजन मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ एक जीत नहीं, एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट वाला सीजन था, क्योंकि इस साल मुंबई इंडियंस को यह समझ आ गया कि सिर्फ सुपरस्टार्स के भरोसे एम्पायर्स नहीं बनते। इसीलिए उन्होंने दुनिया के ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजेस के प्लेबुक को उठाया, जो ये कहता है कि मार्केट से महंगे स्टार्स खरीदना बंद करो और अपनी खुद की टैलेंट फैक्ट्री बनाओ। So Mumbai built the greatest talent scouting team in history. Look at the numbers. बुमराह और हार्दिक पांड्या सिर्फ 10 लाख में अपने बेस प्राइस में खरीदे गए थे और आज उनकी मार्केट वैल्यू 18 करोड़ रुपए है। सिर्फ वही नहीं, अक्षर पटेल, चाहल, तिलक वर्मा, नीतीश राणा, ये सब मुंबई इंडियंस के टैलेंट फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं जिनको कुछ साल पहले कोई भी जानता नहीं था। तो सवाल ये है कि मुंबई ये करती कैसे है और एज एंटरप्रेन्योर्स हमें इस टैलेंट स्काउटिंग स्ट्रैटेजी से क्या सीखना चाहिए। दोस्तों हर सक्सेसफुल स्टार्टअप या बिजनेस में एक जॉन राइट का होना बहुत जरूरी है। जॉन राइट एक ऐसे कोच और मेंटर थे जो भीड़ में से रॉ टैलेंट को पहचान सकते थे और उसकी वैल्यू को समझ सकते थे। तो मुंबई इंडियंस ने 3 स्टेप ब्लूप्रिंट बनाया। इसमें पहला स्टेप था डीप ग्रास रूट स्काउटिंग टू फाइंड द मोस्ट अंडरवैल्यूड एसेट इन द कंट्री। जहां बाकी आईपीएल फ्रेंचाइजीज रणजी ट्रॉफी के टॉप स्कोरर्स या विकेट टेकर्स को देख रहे थे,
जॉन राइट और किरण मोरे उन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लोकल टूर्नामेंट्स में गए जहां कोई कैमरास थे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इंडियंस के स्काउट्स एक दिन बड़ौदा के एक लोकल डोमेस्टिक T20 मैच देखने गए। वहां एक बहुत ही पतला सा लड़का बैटिंग करने आया और लोग उसके एरोगेंस और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन राइट और उनकी टीम ने उस लड़के में 2 ऐसी चीजें देखी जो कोई स्कोर कार्ड नहीं बता सकता था। पहला था उसका इनसेन बैट स्पीड और टाइमिंग, जिसकी वजह से इतने पतले होने के बावजूद भी वो लंबे लंबे छक्के मार रहा था। और दूसरा था उसका फियरलेस माइंडसेट। वो प्रेशर में ऐसे खेल रहा था जैसे कोई नेट प्रैक्टिस हो। वो लड़का कोई और नहीं, हार्दिक पांड्या था। मुंबई ने उसकी बॉडी या एक्सपीरियंस नहीं, उसकी नेवर बैक डाउन एटीट्यूड को बैक किया। और सोचो, जब हार्दिक पांड्या का नाम ऑक्शन में आया तो किसी ने हार्दिक के लिए बिड ही नहीं किया। Look at this. Mumbai Indians got Hardik Pandya for just 10 lakh rupees. Ladies and gentlemen, welcome to the Pepsi IPL player auction. It's player number 278, Hardik Pandya, sold for 10, and he'll play for the Mumbai Indians. Another one. Hardik Pandya. And then one more. लेकिन मुंबई इंडियंस यहाँ रुकी नहीं। उन्होंने डिप्लॉय किया एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की स्ट्रैटेजी से कम नहीं था, एंड दिस वाज कॉल्ड शैडो स्काउटिंग। मुंबई इंडियंस के कोचेस और स्काउट्स को ये पता था कि अगर जॉन राइट या किरण मोरे जैसे बड़े नाम स्टेडियम में दिख गए तो प्लेयर्स का डर या उनका एक्स्ट्रा एफर्ट असली टैलेंट को छुपा देगा। इसीलिए मुंबई इंडियंस ने भेजे अपने एनोनिमस स्काउट्स, ऐसे लोग जिन्हें कोई नहीं पहचानता था। ये स्काउट्स महीनों तक लोकल मैचेस को ट्रैक करते थे और बिना किसी शोर के वो सिर्फ एक मैच को देखते नहीं बल्कि प्लेयर के बिहेवियर, उसके डिसिप्लिन, प्रेशर में उसके नेचुरल रिएक्शन को भी मॉनिटर करते। जब बाकी टीम्स सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स के स्कोर कार्ड्स देख रहे थे, मुंबई इंडियंस के अनजान स्काउट्स टीयर 3 शहरों में बैठकर अगला हार्दिक और बुमराह को ढूंढ रहे थे। ये थी दोस्तों मुंबई इंडियंस की शैडो स्काउटिंग स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े प्लेयर्स मिले। मुंबई इंडियंस की दूसरी स्ट्रैटेजी थी द ट्रायल बाय फायर। 2013 में जॉन राइट अहमदाबाद के एक मैदान में बैठे थे जब उनकी नजर एक 19 साल के लड़के पर पड़ी। उसका बॉलिंग एक्शन इतना अजीब था कि कोई उसे सीरियसली लेता ही नहीं था। लेकिन जॉन राइट दंग रह गए जब उस लड़के ने डेथ ओवर्स में 12 कॉन्जिक्यूटिव यॉर्कर्स डाले, और वो लड़का था जसप्रीत बुमराह। I would like to share with you the transformational journey of a young boy who was discovered by Mumbai Indians from a small town of India. You miss Jasprit Bumrah almost every time hits. लेकिन मुंबई इंडियंस का असली मास्टर स्ट्रोक था बुमराह का डेब्यू। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधा आईपीएल के मैदान में बुमराह को उतार दिया, एंड द ओपोनेंट्स वर विराट कोहली एंड क्रिस गेल। यू नो व्हाई मुंबई डिड दैट? बिकॉज मुंबई इंडियंस जानती थी कि पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच ना सिर्फ प्रेशर का फर्क होता है। उनका मानना यह था कि टैलेंट तो बहुत लोगों में होता है, पर असली हीरो वही होता है जो प्रेशर हैंडल कर पाता है। इसीलिए मुंबई इंडियंस अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट नहीं बल्कि टेस्ट करते रहती है। एंड यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट हैपेंड इन बुमराह's फर्स्ट आईपीएल मैच। A warm welcome to the Indian viewers to Bangalore. This is match number 2 in the Pepsi IPL 2013. The news. Back live here. Impact outside the offside. No! The finger goes up. Just what he needed. Bumrah is in the action again. They love him. Oh, he's given him. What a quick decision that was. And Bumrah, the youngster on debut, has got a third. And then comes the last block, which is the data superpower. और इस सुपर पावर के सेंटर में थे CKM धनंजय। दोस्तों, धनंजय की टीम 2003 से सारा प्लेयर डेटा कलेक्ट कर रही थी, तो 2013 तक उनके पास 10 साल का डेटा था जिसमें 400 से 500 प्लेयर्स का डिटेल्ड मैपिंग हो रखा था। इस ग्रैन्युलर डेटा को देखकर मुंबई इंडियंस की टीम ये बता सकती थी कि कौन से प्लेयर का क्या वीक स्पॉट है और उसके लिए कैसे प्लेयर को ऑपोजिशन में होना चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कृणाल पांड्या। एज इट टर्न्स आउट, एनालिटिक्स टीम ने ये नोटिस किया कि आरसीबी के सबसे खतरनाक बैट्समैन एबी डिविलियर्स, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के आगे गिर जाता था, खासकर जब बॉल उनसे दूर जा रही हो। तो मुंबई इंडियंस ने 2016 में एक अननोन ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को 2 करोड़ में खरीदा। और जब भी एबी डिविलियर्स बैटिंग करने आते, रोहित शर्मा तुरंत कृणाल पांड्या को अटैक पर लगा देते, एंड द रिजल्ट, कृणाल पांड्या ने आईपीएल हिस्ट्री में एबी डिविलियर्स को 4 बार आउट किया।
तो एक 2 करोड़ के डोमेस्टिक प्लेयर ने आरसीबी के सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन एसेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। दैट इज हाउ मुंबई इंडियंस यूज्ड इट्स डेटा टू बी द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। इवेंचुअली मुंबई इंडियंस बिल्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री। और इस कहानी से हमें 3 लेसन सीखने मिलते हैं। पहला, अक्सर फाउंडर्स बड़ी कंपनीज के एक्स एम्प्लॉइज या आईआईटी आईआईएम के एलुमनाई के पीछे भागते हैं, जिनका बेस प्राइस जो है वो बहुत ही हाई होता है। तो अगर आप एक छोटी कंपनी हो तो ऑब्वियसली आप उनका पे स्केल मैच नहीं कर पाओगे। लेकिन मुंबई इंडियंस ने हमें ये सिखाया कि आपको एक जॉन राइट की जरूरत है, जो कन्वेंशनल कॉलेजेस से आपके लिए अच्छा टैलेंट ढूंढ कर लेकर आएगा। सो द लेसन ओवर हियर इज, अपने हायरिंग प्रोसेस में एक स्काउटिंग लेयर रखिए जो कि सीवी में लिखे कॉलेज की जगह उन कैंडिडेट्स को ढूंढ के निकाले जिनमें हंगर और पैशन ज्यादा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी नहीं जा पाया उसमें टैलेंट नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि वो एक एग्जाम को पास नहीं कर पाया। ये करने से आप वर्ल्ड क्लास टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दे पाओगे, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन हार्दिक और बुमराह जैसे प्लेयर्स को ढूंढ पाएगी। सो प्लीज गेट अ स्काउटिंग टीम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एन एचआर बट अ स्काउटिंग टीम। लेसन नंबर 2, दोस्तों मुंबई ने हमें यह सिखाया है कि लोग तब अलग बिहेव करते हैं जब उन्हें पता होता है कि उन्हें जज किया जा रहा है। इन केस ऑफ बिजनेस, जब आप किसी सीनियर लीडर को हायर करते हैं तो इंटरव्यू में अक्सर वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, लेकिन उनका असली कैरेक्टर तब मालूम पड़ेगा जब वो प्रेशर में होंगे। तो किसी भी सीनियर लीडर को हायर करने से पहले उनका रेफरेंस चेक कर लो, उनके वेंडर्स या जूनियर से बात करो, जिससे कि आपको उनका नेचुरल गेम पता चले। इसी से आपको ये पता चलेगा कि वो इंसान आपकी कंपनी के लिए राइट हायर है कि नहीं, क्योंकि सीवी और इंटरव्यू में हर कोई स्टार ही होता है। और हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी सीनियर को ऑर्गेनाइजेशन से निकालते हो तब ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सो सीनियर टैलेंट के लिए शैडोइंग और रेफरल एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। लेसन नंबर 3, अपने बिजनेस में एनालिटिक्स को सिर्फ एक रिपोर्ट की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी के नजरिए से देखिए। अगर आपको पता है कि आपका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर किसी स्पेसिफिक रीजन या किसी स्पेसिफिक सर्विस में वीक है, तो वहां आप अपने सुपर पावर को डिप्लॉय कर सकते हो। और ये सिखाने के लिए मैं आपको 2 पॉडकास्ट के रेफरेंस दूंगा, जहां एक ट्रेडिशनल बिजनेस मान्यवर के सीआरओ और एक न्यू एज कंपनी के फाउंडर तनय कोठारी आपको एकदम डिटेल में ये समझाएंगे कि डेटा को यूज करके किस तरह आप अपने बिजनेस को एक सुपर पावर दिला सकते हो। वेदांत का एपिसोड ऑलरेडी लाइव है और तनय का एपिसोड 2 हफ्तों में लाइव हो जाएगा। सो इफ यू आर वाचिंग दिस एपिसोड आफ्टर 2 weeks, प्लीज चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। These are the lessons that we need to learn as entrepreneurs from the incredible scouting strategy of Mumbai. That's all from my side today, guys. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह जियोपॉलिटिकल और बिजनेस के स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.